आंसर्स तो दीजिए सब लोग टाइप करके। याद है? बस एक को ही याद है? याद है तो ठीक है, एक क्विक रिवीजन मैं 2 मिनट में करवा रही हूँ, जितने भी नंबर्स मैंने पढ़ाए थे। सबसे पहले मैंने बताया था नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, जितने भी प्राकृतिक संख्या होती हैं, जहां से भी हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा सो ऑन, ये काउंटिंग चलती जाएगी, उन्हें हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। फिर इसके बाद आया था हमारा होल नंबर। होल नंबर में क्या था कि जब हमारे नेचुरल नंबर, जितनी भी ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये जीरो के साथ जुड़ जाएंगी, तो ये हमारा संपूर्ण संख्या बना देगी। जीरो के साथ मिलने पे क्या बना दिया, ये जो संख्याएं थी हमारी, ये पूरी हो गई, तो ये पूरी संपूर्ण संख्या बन गई। तो ये हो गया हमारे संपूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। फिर इसके बाद था हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। अब पूर्णांक में क्या था हमारा, कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स थे वो तो सिर्फ पॉजिटिव थे, धनात्मक थे, लेकिन इन धनात्मक नंबर के साथ जब हम लोग इन्हीं के ऋणात्मक नंबर भी देते हैं, यानी कि इनके नेगेटिव नंबर्स भी देते हैं, जैसे कि 1 और इसका ऋणात्मक नंबर क्या हो गया, -1, 2 का ऋणात्मक नंबर क्या हो गया, -2, 3 का ऋणात्मक नंबर क्या हो गया, -3। तो नंबर प्लस उसके नेगेटिव्स नंबर, यानी पॉजिटिव नंबर्स प्लस उसके नेगेटिव्स, जब हम इनको साथ में लेते हैं तो ये हो जाते हैं हमारे इंटीजर। फिर इसके बाद था हमारा रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर यानी हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या थी, वो संख्या जिनको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे जो हमारा अंश बटे हर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पे जो हमारा हर था, यानी कि जो हमारा q था, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये हमारी एक कंडीशन थी कि जो हमारा हर होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। फिर इसके बाद क्या थी हमारी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी थी, ऐसी संख्या जो परिमेय नहीं होती, वो संख्या हमारी अपरिमेय संख्या हो जाती है, जैसे कि √3, √5, पाई एटसेट्रा। ये सारी क्या थी हमारी अपरिमेय संख्या थी। कौन सी संख्या थी हमारी, अपरिमेय संख्या थी ये सारी हमारी। ठीक। फिर इसके बाद रियल नंबर्स हम लोगों ने पढ़ा था। तो हमारे रियल नंबर्स, जितने भी नंबर्स हम लोगों ने अभी तक पढ़े, फिर चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, रियल नंबर हो, या इंटीजर हो, या इररेशनल नंबर हो, ये जितने भी हमारी संख्या थी, ये कैसी थी हमारी, ये सारी हमारी रियल नंबर्स थी। अब एक चीज और है, नंबर लाइन आप सब लोग जानते होंगे, जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं, यानी जितने भी हमारे पूर्णांक होते हैं, ये सब हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जितने भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं, उन सबको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे इररेशनल नंबर होते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या होती है, इसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये नंबर लाइन आपके इसमें नहीं आएगा, ये छोटे इसमें कवर हो गया है, छोटी क्लासेस में ये आता है। फिर इसके बाद आज हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ प्रूविंग्स जो कि एग्जाम में आती हैं। जो आज प्रूविंग हम लोग पढ़ा रहे हैं, एक इजी वाले से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसी का थोड़ा हायर लेवल देखेंगे। और ये जो आज प्रूविंग हम लोग कर रहे हैं, ये आपके एग्जाम में आना पक्का है। ये आपको 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आज जितनी भी प्रूविंग है, उन्हें आप थोड़ा ढंग से देखिएगा। ठीक है, अब सबको इतना समझ में आया, सबका रिवीजन हो गया सब लोग। हाँ, अब हम लोग मेन टॉपिक पे आए अपना, जो हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। ये सोनू। यस मैम। यस मैम। ओके। बोलो। तो अब हम लोग सबसे पहले, हमारे पास सबसे पहले जैसे हम लोगों को एक नंबर दे दिया जाता है कि प्रूव दैट √5 इज एन इररेशनल नंबर। हमको ये प्रूव करना है, या फिर हमको ये शो करना है, शो दैट √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको दिखाना है कि जो हमारा √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं।
हमको शो क्या करना है, शो करना है हमको, शो दैट √5 is an irrational number। हमको क्या शो करना है कि जो हमारा √5 है वो एक इररेशनल नंबर है। अब अगर हमें ये शो करना है कि जो हमारा √5 है वो इररेशनल नंबर है, तो सबसे पहले जब हम लोग इररेशनल को प्रूव करते हैं, किसी भी नंबर को प्रूव करते हैं कि ये हमारा इररेशनल नंबर है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको पहले मान लेते हैं कि वो हमारा रैशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया, लेट, यहां से हमारी प्रूविंग स्टार्ट हो रही है। यहां से हमारी प्रूविंग स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया, हमें पता है कि √5 जो है वो हमारा एक इररेशनल नंबर है, लेकिन हमें ये प्रूव करना है। पता तो हमें बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब तक हमारे पास साइंस और मैथ्स में प्रूव नहीं होता है तब तक हम लोग उसको नहीं मान सकते। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो हमारा √5 है ये एक इररेशनल नंबर है। तो सबसे पहले मैंने इसका उल्टा मान लिया कि ये जो हमारा √5 है ये एक रैशनल नंबर है। क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो मैंने मान लिया लेट √5 is a rational number। ठीक, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, हमने ऐसा मान लिया कि जो हमारा √5 है वो एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब अगर हमारी कोई भी संख्या एक परिमेय संख्या है तो हम लोग उसे किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? सब लोग जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के दीजिए आंसर्स। अगर हमारी कोई भी संख्या परिमेय संख्या है तो हम लोग उसे और कैसे लिख सकते हैं? सब लोग जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर लिख के दीजिए। क्या हुआ, किसी को भी नहीं पता? ट्राई तो करो, अगर आपका गलत होगा तो फिर मैं उसको करेक्ट करूंगी, और अगर सही है तो फिर वेल एंड गुड। सब लोग ट्राई करिए। अगर कोई भी नंबर रैशनल नंबर है तो हम लोग उसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं? अभी तो बताया था। अगर कोई भी संख्या परिमेय संख्या है तो उसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं? जल्दी से अपने चैट बॉक्स में लिखिए। p/q, यस, गुड। नो मैम, नहीं पता। शोभा, और सिर्फ एक ही बच्चा बता रहा है p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, बाकी को नहीं पता क्या? यस और नो? p/q, जिनके नाम डिवाइस नेम से सेव है, जैसे गैलेक्सी टैब A7 लाइट, वो अपना नेम चेंज करके यूजर नेम जो उनका एक्चुअल नेम है वो लगाएं, p/q। गुड। तो जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं हम उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, अब सब लोग ठीक है, आंसर आ गया p/q। अब हम लोगों ने क्या माना कि ये जो हमारा √5 है इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो हम लोगों ने मान लिया, हम लोगों ने माना ना रैशनल नंबर है, तो हम लोगों ने लिख लिया। अब √5 इज इक्वल्स टू p/q। √5 इज इक्वल्स टू p/q। हमें प्रूव करना है ना। अब अगर आपको ये क्वेश्चन आया और आपने ये फर्स्ट वाली लाइन और ये वाली लाइन भी लिख दी तो आपका आधा मार्क्स पक्का है, आपको इतने में ही आधा मार्क्स मिल जाएगा, भले ही आप अपने फाइनल आंसर तक ना पहुंच जाएं। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टेप मार्किंग होती है, तो इतना मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो इससे मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सीखिए आपको बोर्ड में आंसर्स लिखने कैसे हैं। क्यों? क्योंकि आपके वहां पे मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अगर आपने स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक भी लिख लिया तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। फिर मैंने मान लिया कि p/q जो है वो √5 के बराबर है। अब √5 के जो हमारा p/q है इसमें हमारी दो कंडीशंस थी ना, कि यहाँ पे जो हमारा q है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, ये हमारी रैशनल नंबर की कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन हम मान रहे हैं कि ये जो
P अपॉन Q है ना, ये को प्राइम नंबर्स हैं। कैसे नंबर हैं? को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम का मतलब अभाज्य संख्या। कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। कैसी संख्या है ये हमारी? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब इनका कोई भी एक के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इनका जो फैक्टर है वो अलग अलग होगा। जैसे कि 2 और 5, अगर हमारा ये Q अपॉन P अपॉन Q 2 अपॉन 5 होता तो 2 अपॉन 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ना ये किसी टेबल में, कॉमन टेबल में आता है, ना ये किसी कॉमन टेबल में आता है। तो ये संख्या कैसी है? अभाज्य संख्या है। तो मैंने यहाँ पे दो कंडीशंस मानी। मैंने वो दो कंडीशंस क्या मानी? कि जो हमारा Q है वो 0 के बराबर है, 0 के बराबर नहीं है, सॉरी। और दूसरा जो हमारा P अपॉन Q है वो को प्राइम नंबर्स हैं, वो अभाज्य संख्या है हमारी। ठीक, फिर इसके बाद मैंने यहाँ से प्रूविंग करना शुरू की। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसको प्रूव करने के लिए मैं दोनों साइड स्क्वायर कर रही हूँ। और मैं दोनों साइड स्क्वायर क्यों कर रही हूँ, मैं इसका आंसर आपको जब ये सॉल्व हो जाएगा तो इसका आंसर मैं आपको दूंगी। तो मैं दोनों साइड स्क्वायर कर रही हूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक, अब मैं दोनों साइड जो है वो स्क्वायर कर रही हूँ। तो मेरा दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद क्या होगा? √5 का स्क्वायर हो जाएगा इस साइड, और दूसरी साइड क्या होगा? P अपॉन Q का स्क्वायर हो जाएगा। P अपॉन Q का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका जब मैंने फर्दर सॉल्व किया तो √5 का स्क्वायर कितना होगा? सब लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, चैट बॉक्स में आंसर बताइए। √5 का स्क्वायर कितना होगा? √5 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 5 5 नहीं, 25 नहीं बेटा, नो, 5। ठीक है। अब अगर हम लोग 5 का स्क्वायर करते ना तब हमारे पास 25 आता। क्यों? इसका मतलब है 5 into 5, बट वी आर डूइंग द स्क्वायर ऑफ √5। तो √5 मीन्स √5 का स्क्वायर मीन्स √5 into √5। तो रूट, और जब रूट सेम नंबर्स का जब रूट में मल्टीप्लाई होता है तो उसके ऊपर से रूट हमारा हट जाता है। तो √5 का स्क्वायर इज 5। ओके, इट्स नॉट 25। अगर हम लोग 5 का स्क्वायर कर रहे होते तो हमारा 25 होता, लेकिन हम लोग यहाँ पे √5 का स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो इस वजह से हमारा 5 होगा। अब हम लोगों ने दोनों साइड स्क्वायर किया। ये हमारा रफ वर्क था जो मैंने आपको समझाने के लिए किया। ये हम लोगों ने दोनों साइड स्क्वायर किया। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा क्या आ रहा है। जब हम लोगों ने दोनों साइड स्क्वायर किया तो ये क्या हो गया हमारा? √5 का स्क्वायर हो गया हमारा 5 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q का होल स्क्वायर क्या हो गया? P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। क्या हो गया हमारा? P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। अब ये जो हमारा Q स्क्वायर है, अब 5 के नीचे तो कुछ नहीं है, मतलब 5 के नीचे हम लोग अपॉन में 1 लिख सकते हैं। ये जब हमारी सबसे फर्स्ट क्लास थी उस क्लास में हम लोगों ने ये सब डिस्कस किया था। 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? 5 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। क्या हो गया? 5 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम तो हमारा ये क्या, इसको आगे जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से जब मल्टी आ जाता है हमारा, वो सेम नंबर आ जाता है। ठीक, हमारा वो सेम नंबर आ जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा? 5Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि हम इस 5 को उधर साइड ट्रांसपोज करते हैं। तो हमने इस 5 को उधर साइड ट्रांसपोज किया तो क्या आ गया ये हमारा? Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन 5। क्या आ गया? Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू
p² अपॉन 5। फिर इसके बाद अगर हमारा जो p² है उसको वो 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर 5 किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसका मतलब है वो नंबर भी हमारा 5 से डिवाइड हो रहा होगा, p भी हमारा 5 से डिवाइड हो रहा होगा। कैसे, इसको हम लोग इधर समझते हैं। सपोज 8 जो है वो जो हमारा 8 है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है ना, 8 जो है हमारा वो 2 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर दें तो वो भी हमारा 2 से डिवाइड होगा। कैसे, इसका स्क्वायर किया हम लोगों ने तो ये क्या हो गया हमारा 64 अपॉन 4 हो गया। तो 64 अपॉन 4 जो है वो 4 से डिवाइड होगा, जो 64 आपका नंबर है वो 4 से डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर का स्क्वायर उस नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसका जब हम लोग उसका स्क्वायर रूट यानी कि जब हम लोग उल्टा बोलेंगे तब भी हमारा वो डिवाइड होगा, और अगर हम लोग उसी नंबर का स्क्वायर कर देंगे तो भी वो हमारा डिवाइड होगा। सबको इतना समझ में आया? से यस और नो? Yes, ma'am. अगर आपको कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो जो हमारी लास्ट वाली जूम मीट होगी आप लोग उसमें पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो हमारा जब हम लोगों ने मैंने यहाँ पे क्या बताया कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो मतलब वो नंबर भी उसको डिवाइड कर रहा होगा। यहाँ पे स्क्वायर जो है 2 का स्क्वायर जो है 4 है और 8 का स्क्वायर क्या है 64 है। तो 64 जो है 4 की टेबल में आता है, तो 4 से डिवाइड हो रहा है 64, मतलब 2 से भी डिवाइड होगा हमारा क्या 8। तो मतलब हमारा क्या होगा, अगर p² इज डिवाइडेड बाय 5 then p is also divisible by square is also divisible, then p² is also divisible by 5। ठीक, p जो हमारा p है वो भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा। ठीक, यहां तक सबको समझ में आया? इतना समझ में आया सबको? सबको इतना समझ में आया? फिर इसके बाद हम लोगों ने मान लिया लेट p इज इक्वल्स टू 5m। p को हम लोगों ने मान लिया कि p जो है हमारा वो 5m के बराबर है, वेयर m इज एनी इंटीजर, जहां पे m जो है वो कोई भी पूर्णांक है। जहां पे जो हमारा m है वो कोई भी पूर्णांक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां पे p है हम लोग वहां पे ये वाली 5m वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब 5m वैल्यू लिखेंगे। तो हम लोगों ने सबसे स्टार्टिंग में क्या माना था, √5 इज इक्वल्स टू p अपॉन q माना था। तो हम लोग p की जगह अब क्या लिखेंगे, 5m लिखेंगे। हम लोगों ने ये 5m लिया क्यों, क्योंकि हम लोगों ने देखा जो p है वो 5 का एक मल्टीपल है, मतलब 5 से डिवाइड हो रहा है तो उसका एक मल्टीपल है, उसके पहाड़े में आता होगा। अगर वो उसके पहाड़े में आ रहा है तो हम लोगों ने एक ऐसा नंबर मान लिया जो उसी का एक फैक्टर है। तो हम लोगों ने इधर लिखा, अब हम लोगों ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू किया। तो √5 इज इक्वल्स टू 5m अपॉन q, 5m अपॉन q। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, फिर अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हम लोगों ने फिर से दोनों साइड स्क्वायर करा, तो अब हमारा क्या आ जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू 25m स्क्वायर अपॉन q। इतना आ गया ना हमारा, 5 इज इक्वल्स टू 25m स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, इतना आ गया ना हमारा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
ये क्यू स्क्वायर इधर ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, और ये 5 इधर ले जाएंगे, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25m स्क्वायर अपॉन 5। कैंसिल किया, कैंसिल किया तो 5 की टेबल में 25 आता है 5 टाइम, 5 की टेबल में 25 5 टाइम्स आता है ना, तो ये क्या हो गया हमारा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5m स्क्वायर। सबको इतना समझ में आया, 5m स्क्वायर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा 5 है इसको q के नीचे ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लास्ट स्टेप, q स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू m स्क्वायर, q स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू m स्क्वायर। फिर अगर q स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है हमारा कि जो हमारा q है वो भी 5 से डिवाइड होगा, वो भी 5 से डिविजिबल होगा, है ना। जैसे हमारा ऊपर यहाँ पे p जो है, p स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल हो रहा था, तो इसका मतलब है p भी तो हमारा 5 से डिवाइड होगा, जैसा हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। तो इसी हिसाब से अगर q स्क्वायर आपका 5 से डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब q जो है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। इफ q स्क्वायर इज डिविजिबल by 5, then q must also be divisible by 5। ठीक है, अगर q स्क्वायर हमारा 5 से डिविजिबल हो रहा है तो q भी हमारा 5 से डिवाइड होगा, 5 के पहाड़े में आएगा q भी। अगर हमारा q भी 5 के पहाड़े में आ रहा है और हमारा p भी जो है वो 5 के पहाड़े में आ रहा है, दोनों 5 के पहाड़ों में आ रहे हैं, तो ये चीज तो गलत हो गई। क्यों? क्योंकि हमने क्या माना था कि p और q जो है वो अभाज्य संख्या हैं, इनका सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, इसके अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्या पाया कि जो हमारा p है और q है वो दोनों ही 5 के पहाड़े में आ रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने एक एग्जांपल लेके देखा था ना इधर की अभाज्य संख्या है, अगर हम लोगों ने p को मान लिया 2 और q को मान लिया 5, तो 2 क्या है, इनका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है, ये एक ही टेबल में आएंगे, ये किसी और के पहाड़े में नहीं आएंगे। q और p ये दोनों ही एक कॉमन टेबल और में आ रहे हैं, 5 टेबल में आ रहे हैं, मतलब जो गलत था। हम लोग यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, यानी कि हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो जब हमारी ये अभाज्य संख्या नहीं है तो मतलब जो हम लोगों ने सबसे पहले माना, सबसे पहले हम लोगों ने क्या माना था कि लेट √5 इज अ रैशनल नंबर, माना कि √5 एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तो हमारी ये चीज भी गलत हो गई। तो अब हम लोग क्या मानेंगे, सो √5 is not a rational number, which means √5 is, which means our assumption मतलब जो हम लोगों ने माना था is incorrect, गलत है। So √5 is a irrational नंबर। √5 क्या है, अब एक इररेशनल नंबर है। ठीक, सबसे पहले अब इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या प्रूव करना था कि ये जो हमारा √5 है ये एक इररेशनल नंबर है। तो हम लोगों ने जो भी हमें प्रूव करना था उसका एकदम उल्टा मान लिया। हम लोगों ने क्या मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमें प्रूव क्या करनी थी कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोगों ने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है।
√5 एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग किसी भी परिमेय संख्या को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम लोग किसी भी संख्या को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमें पता है कि जो हमारा हर है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। दूसरी चीज इसमें हम लोगों ने एक और मानी कि ये जो हमारे p और q है, ये अभाज्य संख्या है, इसका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। एग्जाम्पल दिया हमने 2/5, 2/5 का सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, और ये किसी भी सेम पहाड़े में नहीं आते, सेम टेबल में नहीं आते। तो अब हम लोगों ने सॉल्व करना शुरू किया। √5 इज इक्वल टू p/q, ये था ना हमारा, इसको इधर हम लोगों ने सॉल्व किया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। तो √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर हमारा 5 में बन गया, और p²/q² ये आ गया। फिर यहाँ से क्या आया, हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा हो गया 5q² इज इक्वल टू p²। फिर हम लोगों ने जो हमारा 5 था उसको हम लोग p² के नीचे ले गए। तो p² के जब हम लोग नीचे ले गए तो वो हो गया हमारा q² इज इक्वल टू p²/5। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर हमारा p² 5 से डिविजिबल है, तो हमारा जो p है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। हम लोगों ने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा, अगर 8 हमारा 2 से डिविजिबल है, तो जो उसका स्क्वायर है वो भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा या उसके स्क्वायर से डिविजिबल होगा। जो हमारा 64 है वो भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने मान लिया कि जो हमारा p है उसको एक 5 का इंटीजर मल्टीपल मान लिया, पूर्णांक संख्या का एक मल्टीपल मान लिया। तो हम लोगों ने p को 5m के बराबर रख लिया। फिर √5 इज इक्वल टू p/q, जहां पे अब हम लोगों ने वैल्यूज रखना शुरू करी। √5 इज इक्वल टू 5m/q, फिर हम लोगों ने फिर से स्क्वायर किया। तो 5 इज इक्वल टू 25m²/q², q² इज इक्वल टू 25m²/5, कैंसिल किया हम लोगों ने। तो 5 के टेबल में 25 आता है आपका 5 टाइम्स, तो ये हो गया हमारा q² इज इक्वल टू 5m²। फिर इसके बाद हम लोग इस 5 को इधर लेके आए नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो q²/5 इज इक्वल टू m²। अब हम लोगों ने जैसे यहाँ पे माना था, अगर p² जो है वो q5 से डिविजिबल है, तो मतलब जो हमारा q है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या माना था कि जो हमारे p और q है वो अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे इनका एक और कॉमन फैक्टर निकल के आया 1 के अलावा। 1 के अलावा वो कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, 5। ये 1 के अलावा हमारा कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। तो हम लोगों को इससे क्या पता चला कि जो p और q है वो को प्राइम नंबर्स नहीं है। तो इससे हम लोगों ने जो माना था स्टार्टिंग में वो गलत है। तो हम लोगों ने माना क्या था, रैशनल है। तो अब हमारा रैशनल का उल्टा क्या होता है, इररैशनल है। तो इससे हम लोगों को पता चला कि जो हमारा √5 है वो एक इररैशनल नंबर है। सबको इतना समझ में आया? सबको इतना समझ में आया? Yes, ma'am. आ गया? किसी को कहीं भी कोई भी डाउट? ये आपका जो क्वेश्चन है ये 2 या फिर 3 मार्क्स में कंफर्म आएगा, ये आएगा या फिर इसका थोड़ा डिफिकल्ट वर्जन आएगा, जो हम लोग अगले जो नेक्स्ट जूम मीट होगा अभी उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक, आप लोग तब तक ये क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए एक बार, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आएगा तो आपको वो क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो जल्दी से आप लोग 10 मिनट का आपको ब्रेक मिलेगा, आप उसको रिवाइज कर लीजिए। और जो मैंने उस दिन लास्ट टर्म पे होमवर्क में क्वेश्चंस दिए थे ना, अगर उसमें किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो चैट बॉक्स में लिख के मुझे अब जो नेक्स्ट जूम मीट होगी उसमें भेज देना। तो जो थर्ड जूम मीट होगी मैं उसमें वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दूंगी, जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आज मेरे पास वो वाली नोटबुक नहीं है जिसमें से मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, वो मेरी कहीं और रखी है। आज मैं बाहर हूँ थोड़ा। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं ना? बस हम लोगों को जो भी प्रूफ करना होता है उसका उल्टा